अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ एम्पुटेशन। आज हम एम्पुटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एम्पुटेशन क्या होती है। ठीक है, एम्पुटेशन को करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन से ऐसी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से हमें एम्पुटेशन करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि एम्पुटेशन हो जाती है तो हमने वो जो सर्जिकल एरिया है, ठीक है, जो कट गया है उसकी केयर किस तरह करनी है और स्टम्प की हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और लास्ट पे हम देखेंगे कि एम्पुटेशन की अपनी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एम्पुटेशन की डेफिनेशन क्या है। एम्पुटेशन इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी, अ लिम्ब और अ पार्ट ऑफ लिम्ब। ठीक है, एम्पुटेशन में क्या होता है कि हम सर्जरी करके बॉडी का कोई भी पार्ट, ठीक है, उसको रिमूव कर देते हैं। जैसे कि अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम लिम्ब के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो डेंटल प्रोस्थेसिस भी होते हैं, पिनाइल प्रोस्थेसिस भी होते हैं, ठीक है, और ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस भी होते हैं, डिफरेंट प्रोस्थेसिस होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिम्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिम्ब का कोई भी लिम्ब पूरा कट हो सकता है, ठीक है, या उसका कोई भी पार्ट कट हो सकता है। जैसे कि पूरा बाजू कट जाए, ठीक है, या पूरा बाजू ना कटे, कोई हाथ कट जाए, पाँव कट जाए, या पूरी टांग कट जाए। ठीक है, कोई भी पार्ट कट सकता है तो उसे हम कहते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, एम्पुटेशन हमें करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, मतलब कि हमें कोई भी बॉडी पार्ट, लिम्ब वगैरह, हाथ पाँव टांग वगैरह कट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। वो हमें ज़रूरत पेश आती है किसी भी इंजरी की केस में। ठीक है, कोई भी पर्सन को इंजरी हो गई है उस केस में। वैसे तो अभी हम रीजंस डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक मैं रीजंस आपको बता रही हूँ। इंजरी हो सकती है कोई, ठीक है, या कोई ऐसी डिजीज़ हो सकती है जिसके आगे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह के केस के अंदर, तो उस केस में हमें जो है वो कट करके रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, या कोई भी इन्फेक्शन हो सकती है जैसे डायबिटीज़ वगैरह के केस में। ठीक है, ये डिफरेंट डिजीज़ हैं जिनके केसेस में इन्फेक्शन हो सकती है, अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो इंजरी हो जाए, ठीक है, या कोई भी ऐसी डिजीज़ हो, ठीक है, या इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, तो इन तीनों केसेस के अंदर हम क्या कर देते हैं, उस बॉडी पार्ट को कट कर देते हैं और रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोसीजर सर्जिकली परफॉर्म किया जाता है, इसे हम बोलते हैं एम्पुटेशन। ठीक है, अब एम्पुटेशन हो गई, अब जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट बच जाता है पीछे, ठीक है, वो गोल सा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्टम्प बोलते हैं। ठीक है, रिमेनिंग बॉडी पार्ट जो पीछे बच गया, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का कट हो गया पाँव, ठीक है, पाँव एम्पुटेट हो गया उसका, अब जो पीछे वाला पोर्शन जो बच गया उसे हम बोलेंगे स्टम्प। ठीक है, ये टर्म आगे यूज़ होगी, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि स्टम्प क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ एम्पुटेशन। ठीक है, मतलब कौन कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं या कौन कौन से ऐसे कॉजेज़ होते हैं जिनकी वजह से हमें एम्पुटेशन करनी पड़ जाती है। ठीक है, पहली जो कॉज है डैट इज़ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के केस में क्या होता है कि इसमें जो आर्टरीज़ हैं उनकी नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज़ को हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में हो रही होती है, लेग्स वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आर्टरीज़ की नैरोइंग हो जाती है। नैरोइंग होने की वजह से क्या होगा, अब जाहिर सी बात है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, आर्टरीज नैरो हो गई हैं तो ज़्यादा ब्लड वहाँ पे नहीं आएगा, ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे टिश्यूज़ की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे टिश्यू डेथ और नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा जब उनको वहाँ पे प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जब टिश्यूज़ की डेथ हो जाएगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो वाला पार्ट वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा कट करके। ठीक है, ये ज़्यादातर डायबिटीज़ वगैरह के केसेस के अंदर भी हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉज है डैट इज़ डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज़ के अंदर हमने डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस पढ़ी हुई हैं, जिसमें क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी वगैरह हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाती। ठीक है, और गैंग्रीन वगैरह बन जाती है, तो हमें फिर वो पार्ट कट करना पड़ता है। अच्छा, अब डायबिटीज़ के अंदर जैसे एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर क्या होता है कि कभी कभी जब पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई होता है ना,
तो ब्लड शुगर लेवल हाई होने की वजह से उसकी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है, ख़ासतौर पे उसके हाथों की और पाँव की, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब ज़ाहिर सी बात है, उसकी नर्व डैमेज हो गई है तो उसको कोई भी सेंसेशन नहीं आती, ठीक है, चाहे उसको दर्द हो रहा है, उसके चाहे वो क्या कहते हैं, कोई भी कट वगैरह लग गया या कोई छाला बन गया, ठीक है, फूड अल्सर हो गया, कुछ भी उसको हो गया ना, तो उसको वो सेंसेशन आती ही नहीं है, उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और जब उसे पता नहीं चलता तो फिर जाहिर सी बात है उस जगह की प्रॉपर केयर नहीं होती कट वगैरह की, और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, और इन्फेक्शन वगैरह होने की वजह से फिर क्या करते हैं हम, वो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन आगे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो फिर उस वजह से हमें जो है वो फिर फुट या हैंड जो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी का शिकार होता है उसको कट करना पड़ता है डायबिटीज़ के पेशेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ के अंदर हमें ये भी पता है कि उनके अंदर वाउंड हीलिंग जो है डिले होती है, ठीक है, उनका ज़ख़म जो है वो जल्दी हील नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनकी जो है वो ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, कम होती है, ठीक है, नर्व्स वगैरह डैमेज होती हैं, तो इवन छोटे छोटे वाउंड्स भी जो होते हैं डायबिटीज़ के अंदर वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं हील होने के लिए। तो जितनी देर वाउंड लेगा हील होने के लिए, जाहिर सी बात है वो ओपन रहेगा, ठीक है, ओपन होने की वजह से उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और जब इन्फेक्शंस हो जाता है तो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, या डिफरेंट टिश्यूज़ वगैरह के अंदर जो है वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, तो फिर उसकी वजह से हमें जो है वो कट करना पड़ जाता है वो सारा पार्ट, अगर वो प्रॉपरली टाइमली हील ना हो। नेक्स्ट जो हमारे पास कोज है डेट इज़ गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉमन कोज है, ठीक है, एम्पुटेशन की। गैंग्रीन में क्या होता है कि जब किसी भी टिश्यू को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, ठीक है, किसी भी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई अगर किसी टिश्यू को नहीं मिलती तो उसकी वजह से टिश्यू की डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो एरिया है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेड सेल्स इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से भी जो है वो आगे स्प्रेड होने के चांसेस होता है इन्फेक्शन वगैरह का, तो उस केस में भी हमें जो है वो फिर रिमूव करना पड़ता है फुट वगैरह, ठीक है, ज़्यादा फुट में हो रहा होता है और डायबिटीज़ के केस में होता है। ये जितनी भी कंडीशंस हमने अभी पीछे पढ़ी हैं, जैसे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ थी, इसमें भी यही था कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं थी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से टिश्यू की डेथ हो रही थी, ठीक है, और अल्टीमेटली ये गैंग्रीन की तरफ ही जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटस का केस जो मैंने आपको बताया डायबिटिक न्यूरोपैथी का, वो भी अल्टीमेटली जो है गैंग्रीन की तरफ ही जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉजेटिव फैक्टर्स है हमारे पास, दैट इज़ ट्रोमा, ठीक है। ट्रोमा में क्रशिंग है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का इस तरह एक्सीडेंट हुआ कि उसका पूरा लिम्ब ही क्रश हो गया है, ठीक है, अब उसकी जो है हम सर्जरी करके उसको ठीक भी नहीं कर सकते, कोई चांसेस नहीं है, तो फिर हम उसको एम्पुटेट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई भी ऐसा ट्रोमा हुआ है, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का एक्सीडेंट हो गया कि पूरा लिम्ब ही क्रश हो गया कि अब हम उसको सर्जिकली रिपेयर नहीं कर सकते, तो फिर हम उसको एम्पुटेट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। या कोई इस तरह बुरी तरह गिर गया है, उसका फॉल वगैरह हो गया है और अब उसका लिम्ब जो है वो सही तरीके से रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर अल्टीमेटली हमें उसको वहाँ से कट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉजेटिव फैक्टर है डैट इज़ फ्रोस्ट बाइट। फ्रोस्ट बाइट क्या होता है? फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन तब डेवलप होती है जब हमारी स्किन या कोई भी टिश्यू ज़्यादा देर के लिए कोल्ड टेम्परेचर के अंदर रहे, ठीक है, सर्दी वगैरह के अंदर रहे और ज़्यादा देर तक उस ठंड में रहने की वजह से हमारे स्किन या टिश्यू वगैरह फ्रीज़ हो जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट, ठीक है। ये ज़्यादातर फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन जो है हमारी एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं जैसे फिंगर्स, टोज़, ईयर्स, नोज़, इन पे देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, अब फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन में हमें एम्पुटेशन कैसे करनी पड़ सकती है? फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल सीवियर टिश्यू डैमेज हो गया है, ठीक है। टिश्यू डैमेज किस तरह होगा कि मतलब मैंने आपको भी बताया कि ज़्यादा देर ठंड में रहने की वजह से टिश्यू फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, और उस फ्रीजिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ठीक है। आइस के क्रिस्टल्स बनने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे सेल की डेथ होती है, ठीक है, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होता और टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से एम्पुटेट करके उस पार्ट को रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉजेटिव फैक्टर है डैट इज़ बर्न्स।
अब बर्न्स में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल किसी का बहुत ज़्यादा बर्न हो गया, मतलब उसकी सिर्फ जो है ऊपर वाली स्किन ही नहीं जली बल्कि नीचे से मसल, ब्लड वेसल और बोन्स वगैरह भी जल गए हैं, इतना वो सीवियर जला है, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होता है कि टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसके हील होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, वो नेक्रोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है, टिश्यू की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो फिर उस केस में हमें जो है एम्पुटेशन करनी पड़ती है, जिस केस में बहुत ज़्यादा बर्न हुआ हो, स्किन के साथ साथ मसल, बोन, ब्लड वेसल्स वगैरह भी डैमेज हो गई हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ में हमें कैसे एम्पुटेशन करनी पड़ सकती है। अब कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज़ है तो नाम से पता चल रहा है कि पैदाइशी तौर पे ही क्या होगा कि उसका कोई भी लिम्ब पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होगा, ठीक है। या हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा फिंगर्स मौजूद हो, 5 की जगह 6 या 7 फिंगर्स हों, उनको कट करके रिमूव करना पड़े, ठीक है। या मतलब उसका लिम्ब अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ और वो किसी काम का नहीं है, ठीक है, मतलब वो फॉर एग्जांपल पाँव है, उसका फुली डेवलप नहीं हुआ, वो किसी काम का भी नहीं है, वो चल नहीं सकता उससे, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन आ जाती है डैट इज़ क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस केस में हमें एम्पुटेशन क्यों करनी पड़ती है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसे नाम से पता चल रहा है, ये बोन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। किसी भी बैक्टीरिया की वजह से बोन का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। स्पेशली इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज़ के अंदर अगर हम कोई स्पेशल बैक्टीरिया देखें तो स्टेफाइलोकोकस ओरस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ पे बोन का सीवियर इन्फेक्शन कर देता है और उस इन्फेक्शन के आगे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर एम्पुटेट करके उस बॉडी पार्ट को रिमूव करना पड़ता है जिस बोन का इन्फेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से हमें रिमूव करना पड़ सकता है, ठीक है, कि इन्फेक्शन आगे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। और दूसरी जो कंडीशन है वो बोन नेक्रोसिस की हो सकती है, जिसके अंदर हमें जो है वो रिमूव करना पड़ सकता है लिम्ब को, ठीक है। मतलब क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर ही दो कंडीशन हो सकती हैं, एक इन्फेक्शन के स्प्रेड होने की और दूसरी बोन के नेक्रोसिस की। अच्छा, बोन नेक्रोसिस में क्या हो सकता है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बोन का जो टिश्यू है वो इन्फेक्टेड होता है, ठीक है। इन्फेक्टेड होने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ पे डेड हो सकता है, ठीक है, नेक्रोटिक हो सकता है। नेक्रोटिक का मतलब डेड होता है, ठीक है। वो डेड हो सकता है, डेड होने की वजह से वो क्या कर सकता है, बोन की जो स्ट्रक्चर है उसको वो वीक कर देता है, ठीक है। और अब वो वहाँ पे डेड टिश्यू है, जाहिर सी बात है वो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा और वक्त के साथ साथ बोन का फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वहाँ पे पेन होगी और इन्फेक्शन के आगे स्प्रेड होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो फिर हमें अल्टीमेटली वहाँ पे इससे क्या करना पड़ता है, उस डेड टिश्यू को रिमूव करना पड़ता है, मतलब उस लिम्ब को वहाँ से एम्पुटेट करना पड़ता है, ठीक है। लास्ट कॉज है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, मेलिग्नेंट ट्यूमर जैसे नाम से पता चल रहा है, हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरह के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं, एक मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं। बिनाइन ट्यूमर वो होते हैं कि वो जहाँ पे बने हैं वो वहीं पे रहते हैं, वो आगे स्प्रेड नहीं करते, ठीक है। जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये आगे से आगे स्प्रेड करते जाते हैं, ठीक है। तो मेलिग्नेंट ट्यूमर में फिर कैंसर के आगे स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं, इसलिए फिर जिस जगह पे कैंसर होता है उस बॉडी पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाता है ताकि बाकी बॉडी पार्ट सेफ रहें और वहाँ तक कैंसर स्प्रेड ना हो, ठीक है। ये सारे हमारे पास थे कॉजेटिव फैक्टर्स या वो वाली चीज़ें हमारे पास कि जब ये कंडीशंस डेवलप हो जाएं तो हमें मजबूरन फिर एम्पुटेशन ही करनी पड़ती है, उसके अलावा हमारे पास कोई जो है वो चारा नहीं बचता, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पर्सन की जो है वो एम्पुटेशन हो गई, ठीक है। अब एम्पुटेशन के बाद वो जो एम्पुटेड लिम्ब है या जो स्टम्प है उसकी केयर किस तरह करनी है और उसकी सफाई का, हाइजीन का हमने किस तरह ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसको रात को रोज़ धोना है, ठीक है, और फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करना है या एंटीसेप्टिक क्लीनर यूज़ करना है इसको साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए, ठीक है। फ्रेगरेंस फ्री सोप क्यों यूज़ करना है, फ्रेगरेंस वाला सोप क्यों नहीं यूज़ कर सकते। हमें पता है कि जो हमारा स्टम्प है उसके इर्द गिर्द की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कि जो फ्रेगरेंसेस वाले सोप होंगे, ठीक है, उनके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें होंगी, ठीक है, जो कि स्मेल वगैरह के लिए डाली गई होंगी, तो वो हमारी जो सेंसिटिव स्किन है स्टम्प की उसको इरिटेट कर सकते हैं, ठीक है।
एक तो इरिटेशन से बचाने के लिए जो है वो हम फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करेंगे। दूसरा, हमें पता है कि फ्रेगरेंस वाले सोप्स के अंदर डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं फ्रेगरेंस वगैरह के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो हमारी स्किन को ड्राई कर देते हैं। ठीक है, तो स्किन को ड्राइनेस से और इरिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको फ्रेगरेंस वाले सोप से एलर्जी होती है। ठीक है, तो इसलिए भी हमने फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करने हैं, ताकि अगर जिनको एलर्जी है तो जाहिर सी बात है उनको फिर एलर्जी हो जाएगी, वो स्किन पहले ही सेंसिटिव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, रेडनेस हो जाएगी और स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 3 पर्पसेस हैं फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करने के। पहला है कि ये प्रिवेंट करता है इरिटेशन को। ठीक है, प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से, ड्राइनेस होगी तो जाहिर सी बात है तब भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और ये प्रिवेंट करता है एलर्जीज से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंटीसेप्टिक क्लीनर। हमने एंटीसेप्टिक क्लीनर क्यों यूज़ करना है, दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी है, या फ्रेगरेंस फ्री सोप यूज़ करना है वॉश करने के लिए, ठीक है, स्टम्प को, या फिर एंटीसेप्टिक क्लीनर यूज़ करना है और डेली वॉश करना है स्टम्प को। अब जो स्टम्प है जाहिर सी बात है उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्लीनर्स क्या करते हैं, वहाँ पे अगर कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह मौजूद हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, तो उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्लीनर का काम यही होता है। ठीक है, किससे वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह जितने भी मौजूद हैं जो इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं स्टम्प के अंदर, उनको इसने रिमूव कर देना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने अच्छे से वॉश करना है इसको। ठीक है, डेली वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको अच्छे से ड्राई करना है। ठीक है, स्टम्प को, और जो वाउंड है उसकी हमने अच्छे से केयर करनी है। ठीक है, वाउंड की केयर किस तरह करनी है, वहाँ पे भी हमने हाइजीन का ख्याल रखना है, प्रॉपर ड्रेसिंग चेंज करनी है। ठीक है, और देखना है कि वहाँ पे कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कोई ब्लिस्टर्स वगैरह तो नहीं बन रहे स्किन के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, और वहाँ पे देखना है कि ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह ना हो। ठीक है, ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से भी वहाँ पे स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो सकती है, रैशेस वगैरह बन सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकती है। ठीक है, इन सब बातों का ख्याल रखना है हमने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि सर्जरी के बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सर्जरी के बाद 2 कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, पहला है हेमरेज और दूसरा है इन्फेक्शन। अच्छा, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, ये सर्जरी के दौरान भी हो सकती हैं और सर्जरी के बाद भी हो सकती हैं। ठीक है, वैसे तो और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन यहाँ पे 2 मेन ही डिस्कस की गई हैं और हम भी ये 2 मेन ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हेमरेज हमें पता है क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग फॉर एग्जांपल सर्जरी के दौरान हो गई है तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, और ऑपरेशन के बाद भी कभी कभार पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कहाँ पे हो सकता है, जो सर्जिकल साइट है जहाँ पे सर्जरी हुई है, ठीक है, उस जगह पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रेडनेस होगी। ठीक है, स्वेलिंग होगी, पेन होगी, पस फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और ये इन्फेक्शन होता कब है, जब सर्जिकल साइट या जो हमारा वाउंड है उसके अंदर बैक्टीरिया एंटर हो जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया फिर वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेगा। इन्फेक्शन होने की वजह से रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगी और पस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास इन्फेक्शन हो क्यों सकती है, एक तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो सकती है कि अगर हमने वाउंड का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा, उसकी प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, उसकी वाउंड की केयर नहीं की सही से और बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो गया तो फिर वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है, उनके अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो इन्फेक्शन वगैरह के खिलाफ फाइट नहीं कर पाते। ठीक है, कभी कभार तो उनको एंटीबायोटिक्स भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। ठीक है, फिर वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड होने लग जाता है टिश्यू में, बोन में, ब्लड स्ट्रीम में, और फिर जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कॉज करता है। ठीक है,
ये थी हमारे पास सर्जरी के बाद इन्फेक्शन किन वजह से हो सकता है। पुअर हाइजीन की वजह से, वाउंड का सही तरीके से ख्याल नहीं रखा, ठीक है, या वीक इम्यून सिस्टम की वजह से। सर्जरी के दौरान भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर सर्जरी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन की सर्जरी है तो उस दौरान इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया वगैरह एंटर हो सकता है सर्जरी साइट पे, ठीक है। लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि एम्पुटेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं। इसमें सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन है डैट इज़ जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स। अच्छा, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स होता क्या है? जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स ये होते हैं कि हमारी बॉडी के फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये हिप के केस में और नी वगैरह के केस में बन रहे होते हैं, मतलब ज़्यादातर हिप और नी पे कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मसल्स हैं, टेंडन है और लिगामेंट हैं वो टाइट हो जाते हैं, ठीक है। टाइट होने की वजह से क्या होता है कि उन जॉइंट्स पे भी मूवमेंट नहीं हो पाती, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। तो जब लोअर लिम्ब की एम्पुटेशंस होती हैं तो उसके अंदर हिप और नी के जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है कि एनर्जी इश्यूज आते हैं, मतलब कि जो जिन पेशेंट्स का लिम्ब एम्पुटेट हुआ होता है वो जब चलते हैं, ठीक है, वॉकिंग वगैरह करते हैं तो जल्दी फटीग में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हुई होती है। और ये जो एनर्जी इश्यूज हैं ना, ये बहुत फिजिकली भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकली भी, मतलब फिजिकली भी उनकी एनर्जी कम हुई होती है और साइकोलॉजिकली भी वो थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी पेशेंट का लिम्ब कट हुआ है तो उसने अब सारी ज़िंदगी लिम्ब के बगैर गुजारनी है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो वह साइकोलॉजिकली भी थोड़ा डाउन होता है, फिजिकली भी डाउन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फैंटम लिम्ब पेन। फैंटम लिम्ब पेन क्या होती है कि फैंटम लिम्ब पेन ये होती है कि पर्सन को लगता है कि मेरा जो एम्पुटेटेड लिम्ब है वो अभी भी लगा हुआ है, मतलब उसका लिम्ब वो कट नहीं हुआ, उसको ऐसी सेंसेशंस आती हैं कि मेरा वो लिम्ब अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। वैसे तो ये सेंसेशंस पेनफुल नहीं होती, ठीक है, और बट क्या होता है कि थोड़ा डिसकम्फर्टिंग होती हैं, अनकम्फर्टेबल फील करता है पेशेंट, ठीक है। तो पेशेंट को लगता है कि मेरा वो एम्पुटेटेड लिम्ब वहाँ पे मौजूद है, डेट इज़ कॉल्ड फैंटम लिम्ब पेन। उसके बाद है बोनी ग्रोथ। बोनी ग्रोथ को हम हेट्रोट्रोफिक ओसिफिकेशन भी बोलते हैं। अच्छा, हेट्रोट्रोफिक ओसिफिकेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया बोनी ग्रोथ और हेट्रोट्रोफिक ओसिफिकेशन सेम चीज़ है, तो आपको पता चल गया होगा कि हेट्रोट्रोफिक ओसिफिकेशन के अंदर बोनी ग्रोथ होती है, ठीक है। एक छोटी सी बोनी ग्रोथ हो जाती है, मतलब बोन टाइप कोई चीज़ बन जाती है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर, ठीक है, जैसे मसल्स, टेंडन्स या लिगामेंट्स वगैरह के अंदर, ठीक है। प्रॉपर एक बोन नहीं होती, छोटी सी बोनी सी स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। ये कंडीशन ज़्यादातर सर्जरी वगैरह के बाद डिवेलप हो रही होती है, ज़्यादातर जब पेशेंट की एम्पुटेशन हुई होती है, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ज़ाहिरी सी बात है पेन होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, मोबिलिटी कम हो जाएगी और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सर्जरी करके इस बोनी ग्रोथ को रिमूव करना पड़ेगा। ये जो एक्सेसिव बोन ग्रोथ हो जाती है इसको रिमूव करना पड़ेगा सर्जरी करके, ठीक है। लास्ट जो कॉम्प्लिकेशन है डैट इज स्किन ब्रेकडाउन। अब स्किन ब्रेकडाउन क्या होती है? अब जाहिर सी बात है पेशेंट की एम्पुटेशन हुई है, एम्पुटेशन के बाद उसने प्रोस्थेसिस यूज़ करना है, ठीक है। अगर तो उसका जो प्रोस्थेसिस है वो प्रॉपर साइज़ का नहीं है, मतलब जो उसके एम्पुटेटेड लिम्ब का साइज़ है उस साइज़ का प्रोस्थेसिस उसका नहीं है, छोटा है या बड़ा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि स्किन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब पर्सन प्रोस्थेसिस पहनता है तब भी वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, प्रेशर सोर्स बनेंगे, ठीक है, अल्सर्स वगैरह बन जाते हैं रेजिड्यूल लिम्ब पे या एम्पुटेटेड लिम्ब पे, ठीक है। एम्पुटेटेड लिम्ब और रेजिड्यूल लिम्ब एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। तो क्या होता है वहाँ पे फ्रिक्शन होगी, प्रेशर सोर होगा, अल्सर वगैरह बनेंगे एम्पुटेटेड लिम्ब पे, ठीक है। अगर तो जो हमारे पास एम्पुटेटेड लिम्ब है या जो स्टम्प है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती तो बनेंगे, ठीक है, हर केस में नहीं बनेंगे। अगर तो एम्पुटेटेड लिम्ब की प्रॉपर केयर नहीं की जाती तो वहाँ पे प्रोस्थेसिस पहनने की वजह से फ्रिक्शन, प्रेशर सोर्स और अल्सर्स वगैरह बनेंगे, ठीक है। उसकी वजह से भी वहाँ पे स्किन ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। ये थे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस एम्पुटेशन की, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एम्पुटेशन वाला टॉपिक डिटेल में समझाने की कोशिश की है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं और एम्पुटेशन की कॉम्प्लिकेशन भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने वही एक्सप्लेन किया है जो मटेरियल मौजूद था, ठीक है, बुक में। इसके अलावा भी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो मैं सेपरेट वीडियो बनाकर एक खाली कॉम्प्लिकेशंस पे सारी ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।